हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए कल किसी कारणवश वीडियो नहीं अपलोड हो पाया, तो वो क्वेश्चंस जो है मैं आगे कवर कर दूंगा। और इस वीडियो को मैंने आज का करंट अफेयर्स में रखा है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बना है वो हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किए गए नए नक्शे में किन भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया। तो देखिए एक देश है जो बच्चा पगला गया है, उसने कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़, इन 3 क्षेत्रों को, जो भारत के क्षेत्र हैं, उनको अपने क्षेत्र में दिखाया है। तो इसके आज मैं इसके इतिहास के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा, किस प्रकार से ये लद्दाख, कश्मीर और जूनागढ़ किस प्रकार से विवादित क्षेत्र रहे, किस प्रकार इसको भारत में शामिल किया गया। आज बिल्कुल बिगिनिंग से, शुरुआत से, जब से ये घटना बनी, किस प्रकार क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो को पूरा देखा करें। जैसे वीडियो का रेपुटेशन बढ़ता है। और प्लीज़ लाइक करें अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, क्योंकि आपको इससे बेहतर कोई जानकारी कहीं पर भी नहीं मिल सकती। आपको अच्छी से अच्छी जानकारी, नॉलेज जो है वो मैं इस वीडियो में देता हूँ। तो देखिए, भारत सरकार ने 5 अगस्त को 2019 5 अगस्त 2019 को एक रेजोल्यूशन पास करके एक धारा 370 और 35A को हटाया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर से। जब से वो पकड़ाया हुआ है, उसने 5 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में बनाया, लेकिन वो भी फेल रह रहा था। इसलिए उसने क्या किया कि नया मैप जारी कर दिया। इसमें लद्दाख, कश्मीर और जूनागढ़ को अपने क्षेत्र में दिखाया। तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ किस प्रकार से ये मैप आपको दिख रहा होगा। इसमें इंडिया है, लेकिन ये पाकिस्तान का जो मैप है, मैं इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ये जो मैप है इसने दिखाया, बनाया अपना। इसमें इसने जूनागढ़ को, जो गुजरात में पड़ता है, सौराष्ट्र सौराष्ट्र के अंदर पड़ता है, भारत के जूनागढ़ जो पड़ता है वो सौराष्ट्र में पड़ता है। तो देखिए ये कहानी कब से शुरू होती है। तो देखिए भारत 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के नाम से, एक माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे भारत के, वो आए। और वो माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बनाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितनी भी रियासतें हैं वो ब्रिटिश महारानी की हुकूमत से आज़ाद की जाती हैं। यानी भारत के अंदर या पाकिस्तान के जितनी भी रियासतें थीं, उन सभी को, भारत और पाकिस्तान के साथ साथ उन सभी को भी ब्रिटिश सरकार या महारानी अपने जो भी अधिकार है उसका, उससे आज़ाद करती है। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 जून को ये बोला गया था। इसके बाद भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के तेज तर्रार आईएएस अफसर वीके मेनन मेनन साहब, उनकी कमेटी बनी, भारत सरकार ने बनाई, और इसको नाम दिया गया भारत पुनर्गठन समिति। इस समिति का काम क्या था, इसने कहा कि अब हमको भारत को एक करना है। तो होता क्या है कि 27 जून 1947 के अंदर ही एक बैठक होती है, उसको चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस बोला जाता है, यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से। जिसमें जो भी रियासतें थी उन सबके राजे रजवाड़े और उसके युवराज जो भी थे, महाराज थे, वो सब आए। तो लॉर्ड जो माउंटबेटन था उसने भारत का काम आसान कर दिया। यानी माउंटबेटन ने जो भारत के लिए काम किया, एकमात्र जो काम किया वो एक ही यही था कि उसने ये बात कही कि जो भी रियासतें हैं अगर वो भारत के साथ जुड़ती हैं, उन्होंने अपनी इस मीटिंग में जो भी उन्होंने बुलाई थी पार्टी, उसमें ये कहा कि जो भी रियासतें भारत के साथ जुड़ती हैं, मैं उनकी से सुरक्षा, नंबर 2 विदेश संबंध, नंबर 3 संचार, अगर ये सारी चीज़ें, मतलब ये तीनों चीज़ें अगर वो भारत के साथ जुड़ती हैं, तो मैं भारत सरकार से आग्रह करके ये तीनों चीज़ें उनके लिए करवाऊंगा। क्योंकि उन्हें पता था कि सेना तो वो ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि सेना में गोरे तो थे नहीं, सेना तो भारत के लोगों की थी। तो वो सेना भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच, दोनों के लिए बटनी थी। तो भारत सरकार के पास सेना थी, तो इन्होंने एक भारत का काम आसान कर दिया। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो काम था थोड़ा आसान कर दिया। इन्होंने उन राजे रजवाड़ों से बोल दिया गया कि आप इनको भारत में शामिल हो जाइए। तो इस तरह से उन्होंने सेना और संचार और विदेशी संबंध तीनों का बोला, और कहा कि अगर आप पर कोई, क्योंकि आप, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो आपकी जो आपकी प्रजा है वो भी विरोध करेगी, तो आप कैसे भी करके भारत में शामिल हो जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वी के मेनन साहब थे,
उन्होंने क्या किया, हर राजे रजवाड़े के पास फ़ोन कॉल करके या पहुँच कर उनसे पूछा गया कि तुम क्या क्या चाहते हो, और हम तुम्हारी जो भी मांगे हैं उनको, जो मानने लायक हैं उनको पूरा करेंगे, और हमारे साथ आप जुड़ जाइए। तो ये सभी, ये जुलाई से स्टार्ट हुआ था, और जुलाई से स्टार्ट होते होते 14 अगस्त तक ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे 563 कम समथिंग रियासतें थी, 550 से ज़्यादा रियासतें थी, उनमें से अधिकतर रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। उस समय 3 रियासतें थीं जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, मतलब एक तो हैदराबाद, नंबर 2 जूनागढ़, नंबर 3 कश्मीर। ये तीनों जो रियासतें थी ये भारत में शामिल नहीं हुई थी। जूनागढ़ के अंदर जो पॉपुलेशन थी, देखिए क्या फैक्ट है इनके अंदर, जूनागढ़ के अंदर जो पॉपुलेशन थी 80% पॉपुलेशन हिंदू थी, लेकिन यहाँ का राजा मुस्लिम था, राजा मुस्लिम। और कश्मीर के अंदर जो 80% पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ का राजा हिंदू। तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि इसमें जो कश्मीर है इसमें जो मुस्लिम बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत मुस्लिम संप्रदाय सबसे ज़्यादा है, तो मैं ये हमारे में जुड़ेगा, और जूनागढ़ को वो उसमें शामिल कर सकते हैं। तो इन्होंने जूनागढ़ को भी अपने में शामिल करने के लिए खेल चला कि इन्होंने क्या किया, जो आपको पता होगा बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, 2006 के अंदर इनका बम विस्फोट में इनकी मौत हो गई थी। तो इनके जो दादाजी थे इनको इन्होंने मुनीम बनाकर, एक दीवान बनाकर जूनागढ़ भेज दिया, और उस दीवान बनकर उन्होंने जो वहाँ के राजा जो नवाब थे मुहावत खान, उसका नाम मुहावत खान था, उन्होंने उनके पास गए और उनसे कहा कि आप इस तरह, आप मुस्लिम हैं और हम मुसलमानों का एक देश बना रहे हैं, आप उसमें जुड़िए। तो इन्होंने घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान में जुड़ रहे हैं। लेकिन ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सेना से बोला, हर दयाल करके उनके सेनापति थे, उनसे बोला कि आप जाइए और इस पर चढ़ाई कीजिए। तो इस जूनागढ़ पर चढ़ाई कर दिया, ज़बरदस्ती इसको अपने इसमें अपना लिया, अपने हिस्से में लगा लिया, यानी जिसको हमने बलपूर्वक पहले, सबसे पहले जिसको लाए हम जूनागढ़ को लेके आए अपने भारत के अंदर। लेकिन क्या होता है, इस बात से नाराज हो जाते हैं माउंटबेटन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि आपने ये किया, ये गलत किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, और मेनन साहब ने कहा कि आप बताइए आपको खुश करने के लिए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे प्लेबिसाइड कराइए। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह कराने के लिए उन्होंने बोला, तो ठीक है जनमत संग्रह करा दिए। तो यहाँ पर 90% लोगों ने भारत के साथ रहने का इच्छा जताई, 90% लोगों ने भारत के साथ, क्योंकि यहाँ पे हिंदू थे, और हिंदू थे तो वो जाहिर सी बात है भारत के साथ रहना चाहते थे। तो यहाँ पर 90% लोगों ने इच्छा जताई कि भारत के साथ रहेंगे। तो इस प्रकार से जूनागढ़ भारत में आ गया। हैदराबाद नहीं आ रहा था, तो उसको उसको बलपूर्वक, उसके लिए हमने कोई किसी से प्लेबिसाइड नहीं कराया, कुछ जनमत संग्रह कोई नहीं कराया, हमने डायरेक्ट गए उस पर कब्जा किया और उसको अपने अंदर जोड़ लिया। लेकिन एक रियासत थी जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के राजा हरी सिंह थे। आपको पता है श्रीनगर शहर या श्रीनगर जो है वो अशोक ने बसाया था। कुंडलवन पर कनिष्क का शासन था पूरे कश्मीर पर। पहले से यहाँ पर हिंदुओं का शासन रहा, और बाद में आके मुसलमानों का शासन होता गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये पहले हिंदुओं का था। लेकिन अब क्या होता है, वहाँ के राजा हिंदू, तो पाकिस्तान ने सोचा कि हम जैसे भारत ने क्या किया, जूनागढ़ पर चढ़ाई की थी, उसी प्रकार पाकिस्तान ने क्या किया, आज़ादी के बाद कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। कबीले जो थे उनके साथ, पठानों के साथ उन्होंने चढ़ाई कर दी, अपनी सेना में मिला के, क्रूर थे काफ़ी, और उनको चढ़ाई कर दी। तो वहाँ के राजा हरी सिंह थे, वो डर गए। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्लीज़ कश्मीर का जो इतिहास है उसको वीडियो में आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, जहाँ अब भारत की सेना इसको रोकने के लिए पहुँचती है, क्योंकि राजा हरी सिंह ने ऑर्डर किए थे कि मैं आपके साथ जुड़ने को तैयार हूँ और आप अपनी सेना भेजिए। तो भारत की सेना गई। तो जहाँ पर ये सेना रुक गई, यानी जहाँ पर ये युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, उस जगह को बोला जाता है LOC, यानी जो हिस्सा इस युद्ध में पाकिस्तान ने हड़प लिया, उस हिस्से को बोला जाता है पाक ऑक्टोपाई कश्मीर, और जो भारत के पास है उसको कश्मीर बोला जाता है। और इसके साथ अब ये मुद्दा UN में चला गया। यूनाइटेड नेशन का जो फैसला था उसमें कहा गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि इस इलाके में पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइड का जनमत संग्रह कराया जाए। लेकिन जनमत संग्रह की कुछ कंडीशन रखी थी, क्योंकि महाराजा हरी सिंह ने बोल दिया था कि ये भारत का हिस्सा है, तो डॉक्यूमेंट्री साइन थे कि ये भारत का हिस्सा है। लेकिन
अब यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इस हिस्से को पूरी तरह खाली कर दिया जाए। पूरी तरह का मतलब कश्मीर के अंदर ना तो पाकिस्तान का हक रहे, भारत को उसकी सुरक्षा का हक है, तो भारत की सेना उसमें रह सकती है, पूरे पाकिस्तान को खाली सॉरी पूरे कश्मीर को खाली कर दिया जाए। तो इस ना तो अब तक ये मतलब खाली किया पाकिस्तान ने, ना ही जनमत संग्रह हो पाया, यानी पूरा कश्मीर अभी तक एक हो ही नहीं पाया, तो जनमत संग्रह कहाँ से हो। और यूनाइटेड नेशन की सीधी उनका ऑर्डर था कि इनमें जनमत संग्रह हो तो कश्मीर को एक कराकर हो। तो कभी एक हो नहीं पाया, ना जनमत संग्रह हो पाया। भारत सरकार ने भी ये 370 और 35 से इसको हटा दिया अगले पिछले साल 5 अगस्त को 2019 में, तो उससे ये वो हुआ था। तो अब जूनागढ़ जो था ये भी भारत के हिस्से में, लद्दाख। अब क्या किया इन्होंने, इनको कुछ मुद्दा मिला नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लद्दाख, कश्मीर और जूनागढ़ को अपने हिस्से में दिखा दिया। ये ब्रीफ मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास बता दिया है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये पाकिस्तान का मैप है, और इस मैप को देखकर आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ये किस जानवर सा लग रहा है। प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताएं कि किस जानवर सा लग रहा है, और एक थोड़ा सा इसको क्रिएटिविटी करके आप बना सकते हो और आराम से बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में बेरूत बेरूत विस्फोट समाचार में था। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो देखिए ये एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। तो ये लेबनान के अंदर, लेबनान की राजधानी बेरूत है, इसके अंदर ये विस्फोट हुआ था। इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। ये पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो पगला गए हैं, उन्होंने क्या किया, ये आतंकवादी हमला है। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, ये हमारे यहाँ पर अपने आप ही विस्फोट हुआ, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। तो इतना बड़ा विस्फोट हुआ। तो क्या होता है देखिए, विस्फोट बनाने के लिए HNO3 नाइट्राइट एटन जो नाइट्रोजन विस्फोटक बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो अमोनियम नाइट्राइट का किया जाता है। अमोनियम नाइट्राइट NH4, मैं आपको फॉर्मूला लिखेगा NH4HNO3, यानी अमोनियम नाइट्राइट का उपयोग किया जाता है। तो इसका दुनिया में बैन है हर जगह, क्योंकि इसका इसका उपयोग इसको बनाते इसलिए हैं लोग क्योंकि इससे यूरिया भी बनाया जाता है। तो इसके लिए सब दुनिया को इजाज़त ये दे रखी है कि आप इससे यूरिया बनाइए, यानी आप अमोनियम नाइट्राइट बनाइए, तुरंत उसका यूरिया में कन्वर्जन कीजिए, उसके बाद इसको समाप्त कर दीजिए। लेकिन क्या हुआ, 2013 की घटना है। 2013 के अंदर जो एक देश है जिसका नाम है मालडिया, ये जॉर्जिया और जॉर्जिया के पास पड़ता है। अब यूरोप में रसिया से, यूक्रेन से नीचे की तरफ चलेंगे तो ये मालडिया बहुत छोटा सा एक देश है। यहाँ का एक जहाज जा रहा था इस भूमध्य सागर के अंदर, क्योंकि ये लेबनान जो बसा हुआ है भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। तो अब लेबनान ये जा रहा था, तो इसमें HNO3 है, जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट है, ये भरा हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा 2700 टन समथिंग था, 2710 टन, यानी एक टन में 1000 किलो होता है। तो आप बताइए इतना ज़्यादा टन भरा हुआ था। इसमें अचानक कोई तकनीकी खराबी आती है तो ये मदद मांगता है लेबनान से कि हमें आपके यहाँ रुकना है, आपके बंदरगाह पर, तो आप हमें रुकने के लिए इजाज़त दे दी। तो इन्होंने कहा ठीक है आप रुक जाइए। अचानक क्या होता है, जब किसी बाहरी देश का जहाज़ या कोई भी चीज़ आती है तो उसको चेक किया जाता है। तो इसमें जब पुलिस और वहाँ के सेना जब चेक करने पहुंची तो इसमें देखा कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अमोनियम नाइट्रेट पूरी दुनिया में बैन है, तो इसका उपयोग ये कहाँ कर रहे हैं। इन्होंने समझा क्योंकि इनका जो विवाद रहता है लेबनान का, वो इसराइल के साथ रहता है। इसराइल के साथ इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बहुत बड़ा विवाद रहता है, आपस में इनमें हमले होते रहते हैं। और यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन है, उसका नाम है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला ये बहुत बड़ा संगठन है आतंकवादियों का, और ये इसी देश के अंदर है। तो दुनिया के अंदर जो आतंकवाद, जैसे पाकिस्तान को हम लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को प्रमोट करता है, ऐसे ही ये देश भी इसके लिए बोला जाता है कि हिजबुल्ला को ये प्रमोट करता है, तो ये भी आतंकवाद समर्थित है। तो इन्होंने समझा कि ये हिजबुल्ला को ख़त्म करने के लिए अमोनियम नाइट्राइट का एक बंदा लाया गया। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इसको पकड़ लिया और जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद इसको एक छोटे से जो बैरूत है उस वहाँ पर इसको एक जगह स्टोर कर दिया और रखा रहने दिया। तो वहाँ की सरकार ने या वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए कि हमें इसे डिस्पोज करना है, कैसे डिकम्पोज करना है इसको, कैसे भी करके हमें बताइए। तो 2013 से ये केस लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था कि इसको कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे डिकम्पोज किया जाए। इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसको जहाँ भरा हुआ था, इकट्ठा भरा हुआ था, अचानक ही इसमें आग लग जाती है, और आग लगने के कारण इतना बड़ा विस्फोट होता है। अगर आप यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका वीडियो। मैं वीडियो लेके नहीं आया क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती चलाने में। इसमें इतना भयंकर विस्फोट होता है, 2700 टन अमोनियम नाइट्राइट फट जाता है, जिसके कारण तुरंत मौके पर ही 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 4000 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। बिल्डिंग्स जो है वो धराशायी हो जाती हैं बहुत बुरी तरह से, यानी कुछ नहीं बचा उस शहर के अंदर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इसको आतंकवादी हमला
करार दे दिया, लेकिन ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था, ये अमोनियम नाइट्राइट का जो भंडार था उसके कारण ही वहाँ पर विस्फोट हो गया। तो देखिए मैंने लेबनान के बारे में लेके आया हूँ। लेबनान एक मेडिटेरियन सी में है और ये लेबनान है, इसकी राजधानी ये रही बैरूत। बैरूत इसकी राजधानी है, यहीं पर ये हमला हुआ था। इसके नीचे जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे इसराइल। इसराइल जो है इधर सीरिया है इसके, और इधर जो है जो आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीज़ा पर प्रतिबंध की घोषणा की है। वीज़ा किस उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है? तो देखिए ये वीज़ा उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है, नौकरी के लिए किया जाता है। तो ये भारत के लोग इसमें सबसे ज़्यादा जाते हैं, तो इसमें भारत को ही नुकसान है। ये पगलाए हुए इस समय कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते थे। भारत के 68% जो लोग हैं वही इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसके द्वारा वो नौकरी करते हैं, सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के लिए भारत के लोग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो भारत को होगा। और H1B वीज़ा, H1B1 वीज़ा, H1 वीज़ा, ये सारी चीज़ें अमेरिका जारी करता है और हाल ही में इस पर रोक लगा दी। कई बार रोक लगाई गई है, लेकिन ये ऐसे ही करते रहते हैं, तो इस पर रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नई शिक्षा नीति में शुरू किए गए 3 भाषा फॉर्मूले का विरोध किया है? तो देखिए ये बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा कुछ दिन के अंदर। तमिलनाडु के अंदर ऐसा विरोध देखने को मिला है। वहाँ की सरकार ने कहा है कि हम इस फॉर्मूले को नहीं मानते। देखिए क्या किया है सरकार ने, कक्षा 5वीं तक, मैंने आपको ये वीडियो भी बना के डाला है, कक्षा 5वीं तक अपनी मातृभाषा में या रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें पढ़ने का दिया है। उसके बाद वो अपनी भाषा दूसरी चुन सकता है, यानी जिस भाषा को इंग्लिश चुनना चाहे इंग्लिश चुन सकता है। उसके बाद तीसरी जब वो हाई स्कूल के अंदर आएगा फिर उसको भाषा चूज़ करनी होगी, तो उसमें वो चुन सकता है। तो देखिए जो आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, ये जो राज्य है साउथ इंडियन, ये जो राज्य बने हैं ये भाषा के आधार पर ही बने। आपको पता होगा 1956 के अंदर आंध्र प्रदेश जो है वो सब भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य बना था। यानी ये अपनी भाषा कहीं किसी दूसरी भाषा को ये आने नहीं देते हैं। यहाँ पर अपनी भाषा बोली जाती है, किसी और भाषा को इंग्लिश, और अपनी ये तेलुगु तमिलनाडु में बोली जाती है, कन्नड़ वहाँ पर बोली जाती है। तो अपनी भाषा के सिवा दूसरी किसी तीसरी किसी भाषा को आने नहीं देना चाहते। तो इसमें देखिए क्या हो रहा था कि इसमें या तो हिंदी इनको चूज़ करना पड़ेगा या कोई और भाषा चूज़ करनी पड़ेगी, संस्कृत पढ़ सकते हो। तो उस भाषा को ये चाहते नहीं है। देखिए किस दिन के अंदर ये विरोध बढ़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको और आपके लिए न्यूज़ लेके आऊँगा। तो इसमें तमिलनाडु ने ये विरोध किया है। तो एक अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण कितने बच्चे स्कूल से बाहर हुए हैं? तो ये 24 मिलियन बच्चे, यानी 2.4 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हो गए। यानी अब ये स्कूल के अंदर दोबारा नहीं जा पाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि देखिए मार्च से आपका अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट होता है, लेकिन कोरोना के कारण सेशन स्टार्ट नहीं हो पाया। तो स्कूली बच्चे, और देखिए एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें से 30% बच्चे ही सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ पाते हैं। ओनली इंटरनेट पर अभी भी पढ़ पा रहे हैं, यानी 70% बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, बाल विवाह होगा। बाल विवाह के बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, अर्ली प्रेगनेंसी, उसके बाद शोषण, काफ़ी चीज़ों का इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि इसमें 24 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकेंगे, स्कूल से बाहर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए वीडियो मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की है, आगे से मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, सपोर्ट करें। आपके लिए डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे इस पर। तो चलिए वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।